मैं विनीता खंडेलवाल श्री अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय से पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ वायुमंडल। स्थल मंडल के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। आज हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे और मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जो जीव मंडल है उसके 3 संगठक थे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो स्थल मंडल के बारे में आप जान चुके हैं, तो आज हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो वायुमंडल है वह विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा बनाए हुए रहता है। पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाए रहने का कारण उसका पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से वह घेरा जो है वह टिका रहता है। यदि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो 16 से 24,000 किलोमीटर 24,000 किलोमीटर के एरिया में वायुमंडल उपस्थित होता है। वायुमंडल का लगभग 97% भाग जो होता है या प्रभावी वायुमंडल का जो क्षेत्र है वो 24,000 किलोमीटर के दायरे में आता है। वायुमंडल में हमने कहा कि इसमें वायु गैसों का मिश्रण होता है। तो वायुमंडल के अगर तत्वों के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से गैसें रहती हैं, दूसरी इसमें जलवाष्प उपस्थित होती है, जल वाष्प उपस्थित रहती है, और तीसरी अगर हम बात करें तो इसमें घुलित कण उपस्थित होते हैं। सबकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, घुलित कण उपस्थित होते हैं। तो गैसों की बात करें तो सबसे पहली जो गैस हमारे लिए प्राणवायु के हम रूप में हम जानते हैं वह ऑक्सीजन गैस होती है। उसके अतिरिक्त और भी अन्य गैसें होती हैं। इसमें एक और अन्य मुख्य गैस है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो पृथ्वी के और सूर्य के मध्य में एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। किस रूप में? रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेंज है, पराबैंगनी विकिरण जिनको हम कहते हैं, ये रेंज जो होती है, ये जो विकिरणें होती हैं, ये मनुष्य को, जीवों को, पेड़ पौधों को, सभी को, मनुष्य, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं सभी को ये नुकसान करती हैं। तो ये जो ओजोन परत होती है ये इनको ऑब्जर्व कर लेती है, इन्हें पृथ्वी तक आने पर रोक देती है। यह पृथ्वी की सतह पर आने में इनके लिए बाधा का कार्य करती है। जलवाष्प की बात करें तो 0 से 5% तक, मात्र 0 से 5% तक वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित होती है। इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह मात्रा भी पृथ्वी पर से जलवाष्प जो है वह कहाँ से आता है, तो वह पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति, जलाशय और मृदा के अंदर जो नमी होती है वहाँ से ये जो जलवाष्प है वह प्राप्त होता है। ये जलवाष्प है वहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो जलवाष्प की वजह से ही बहुत सारे जो कार्य हैं, जैसे संघनन है, वर्षण है और बहुत सारे जो कार्य हैं वो सारी क्रियाएं जो है उस जलवाष्प की वजह से होती हैं। यदि भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में कमी होती चली जाती है। घुलित कणों की अगर हम बात करें तो जो घुलित कण हैं उनमें धूल के कण, 2 तरह के कण से सम्मिलित होते हैं, धूल के कण और नमक के कण उपस्थित होते हैं। तो जो धूल के कण होते हैं ये धूल के कणों की वजह से ही प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है। सूर्य की किरणें जब इन धूल के कणों पर पड़ती हैं तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से आसमान का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और जब सूर्य उदय होता है तो आकाश में जो लालिमा दिखाई देती है वह भी इसी की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से ही हमें दिखाई देती है। गोधूलि के समय, गोधूलि यानी कि सुबह और शाम का जो सम्मिश्रण होता है, गोधूलि के समय जो नैना विराम कलर हमें दिखाई देते हैं उसका कारण भी प्रकीर्णन ही रहता है। नमक के कण, नमक के कण जो होते हैं वे आर्द्रता ग्राही होते हैं, जिसकी वजह से जल की बूंदों का निर्माण होता है, हिमपात होता है, ओले होते हैं और बहुत सारे जो प्रकृति में दिखाई जाने वाली जो प्रभावी क्रियाएं होती हैं वो इनके माध्यम से संपन्न होती हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।